पिछले पार्ट में हमने देखा था कि चाय चेन प्रोफेसर मून की केस को लेकर एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ चुका है। अब आगे वीडियो की शुरुआत होती है चाय चेन की ऑफिस से, जहाँ पे सभी लोग मिलकर उस प्रोफेसर मून के केस को डिस्कस कर रहे थे। और यहीं पे चाय चेन प्रोसिक्यूटर सॉन से उनकी ओपिनियन पूछता है, जिसके रिप्लाई में वो बोलती है कि अगर वो टीचिंग असिस्टेंट मेरा बेटा होता तब भी मैं अपने बेटे के कातिल को जरूर ढूंढती। तुम ऑर्गन डोनेशन के बारे में बिना कुछ टेंशन लिए अपनी केस को कंटिन्यू रखो। और ऐसा बोलने के बाद ही प्रोसिक्यूटर सॉन रोने लगती है। देन उसकी थोड़ी देर बाद ही चाय चेन उस टीचिंग असिस्टेंट के फादर से मिलता है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि मेरे बेटे के सपने को जिसने भी छीना है मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। मीनवाइल श्योबम प्रोफेसर मून से मिलके उन्हें बोलता है कि मैंने सब प्रिपेयर कर ली है, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। अब घर लौटने के टाइम चाय चेन होंगजू एंड उसके मॉम को बातें करते हुए सुन लेता है, जहाँ पे उसके मॉम बोलते हैं कि मैं तुम्हें दोबारा से हार्ट ब्रोकन बिल्कुल नहीं देखना चाहती, तुम चाय चेन से ब्रेकअप कर लो। जिसकी रिप्लाई में होंगजू बोलती है, मॉम अगर मैं यहाँ पे सही सलामत खड़ी हूँ ये सिर्फ पॉसिबल है चाय चेन की वजह से। और ये बातों को चाय चेन अनइंटेंशनली सुन लेता है, मगर होंगजू का दिल नहीं दुखाने के लिए वो कुछ भी नहीं सुनने का एक्टिंग करता है। अब कोर्ट में आ जाते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर मून की सुनाई होने वाली है। स्टार्टिंग में तो ह्यूबम काफी सारे ट्रिक्स इस्तेमाल करके प्रोफेसर को इनोसेंट प्रूफ करने की कोशिश करता है, लेकिन उस छोटे बच्चे के टेस्टिमोनी को लेने के लिए चाय चेन उससे पूछता है कि तुमने उस रात क्या देखा था। जिसके जवाब में वो बच्चा प्रोफेसर मून को पॉइंट करके बोलता है कि वो आजिशी यानी अंकल और एक आजुशी को लिफ्ट में से नीचे फेंक दिए थे। केस काफी कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से ट्रायल को एक न्यू डेट में शिफ्ट कर दिया जाता है। मीनवाइल स्योंगोन एक स्टोर में उसके फ्रेंड डाइगू से मिलता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले डाइगू के फादर को एक प्रोसिक्यूटर में फॉल्स केस में फंसा दिया था। अब हॉस्पिटल में उस टीचर के ऑर्गन को भी ठीक टाइम में डोनेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से प्रोसिक्यूटर सॉन का बेटा पूरी तरीके से ठीक हो चुका है। देन उसके नेक्स्ट डे कोर्ट में फाइनल सुनाई होती है, बट कोर्ट में स्योंगोन का दोस्त डाइगू भी बैठा हुआ है। अब केस स्टार्ट होती है, जहाँ पे ह्योबम बोलता है कि उस टीचर की डेथ प्रोफेसर मून की गला दबाने की वजह से नहीं, बल्कि हॉस्पिटल में ऑर्गन डोनेशन देने के टाइम हुई। भले ही मेरे क्लाइंट ने उसे धक्का दिया हो, लेकिन उसकी डेथ तो हॉस्पिटल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट के टाइम हुई थी। 형법상 죽음으로 인정하는 심장사는 피고인이 아닌 의사에 의해 유발됐다는 뜻입니다. और इसे सुनने के बाद कोर्ट में प्रेजेंट सभी लोग इंक्लूडिंग उस टीचर के फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे चाय चेन जज से बोलता है कि अगर विक्टिम ऑर्गन डोनेट भी नहीं करता तब भी उसकी डेथ होती। हम डेथ के रीजन छोड़कर डेथ करने वाले को क्यों नहीं देखते, क्योंकि अगर प्रोफेसर उस टीचर को धक्का देते ही नहीं तो क्या आज वो हम सबके सामने मरा हुआ होता। प्लीज योर ऑनर, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जस्टिस के इस साफ पानी को गंदे होने का बिल्कुल भी मौका मत दें। 이라는 법원에 이 법정에서도 이루어지길। और इसे सुनने के बाद उस रूम में सभी लोग इंक्लूडिंग मैं भी रोने लगते हैं, और ये एक्साइटमेंट के आंसू हैं। एनीवे ड्रामा में वापस आते हैं, जहाँ पे प्रोफेसर मून को फाइनली गिल्टी प्रूफ कर दिया गया। और इसी खुशी में चाय चेन और होंगजू एक बीच में घूमने जाते हैं। इसी बीच हमें पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं कि वो जूनियर कॉप हॉस्पिटल के बेड से उठने के बाद बोलता है कि अभी मेरे मरने का टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि मुझे अभी भी एक पर्सन का कर्ज चुकाना है। बैक टू प्रेजेंट डाइगू अपने फादर की फ्यूनरल में आया है, जहाँ पे स्योंगोन आके उसको थोड़ा सा मोटिवेट करता है। मीनवाइल किसी के सपने में हमें दिखाया जाता है कि चाय चेन और होंगजू एक जलते हुए घर में फंस चुके हैं, लेकिन उस पर्सन के नींद खुलने के बाद वो उस इंसिडेंट के हर एक डिटेल को नोट करता है। देन उसके अगले दिन फूटैक और उसके पार्टनर एक थीफ का पीछा कर रहे होते हैं कि हमें फूटैक का सीक्रेट पता चल जाता है कि फूटैक असल में एक कलर ब्लाइंड है, मतलब उसे चीज़ों के
कलर ही नजर नहीं आते। अब उस इंसिडेंट के थोड़े ही देर बाद फू टेक अपने पार्टनर से पूछता है कि तुम पहले से जानते थे ना कि मैं कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, जिसकी रिप्लाई में फो बोलता है हाँ मैं पहले से जानता था। इसी बीच जायचन एक सीरियल किलर के केस को इन्वेस्टिगेट करते करते एक स्टोर रूम में आ चुका है, जहाँ पे होंगजू भी उसका पीछा कर रही थी। लेकिन रूम में पहुंचने के बाद अचानक से ही रूम में आग लग जाती है। अब सारी उम्मीदों में पानी फिर रहा होता है कि ब्लैक ड्रेस पहने एक आदमी आके बाहर से रूम की गेट तोड़ देता है, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि जूनियर कॉप चीफ चोई थे। बॉय ओ बॉय, मतलब मिस्ट्री सॉल्व कि 13 साल पहले जो लोग उस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थे उन सभी को फ्यूचर के सपने आते हैं। अब जायचन और होंगजू को सही सलामत देखने के बाद चीफ चोई उन्हें गले लगाकर रोने लगते हैं, लेकिन उनके रियल आइडेंटिटी और उनके सपने देखने के बारे में जायचन एंड होंगजू को कोई भी खबर नहीं है। दिन उसके अगले दिन जायचन डाइगू से उसके स्टोर में मिलकर बोलता है कि मैं तुम्हारे फादर यानी डॉक्टर म्यूंग के केस को एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ। जिसको सुनने के बाद डाइगू थैंक्स बोलने के साथ साथ रोने लगता है। मीनवाइल एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट रिवील होता है कि वो सीरियल किलर एक गर्ल है, जिसको बचाने के लिए ह्योबम ने डाइगू के फादर को फंसा दिया था। इसी बीच हमें पास्ट के कुछ फ्लैशबैक्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे वो सीरियल किलर एक पर्सन के गले में सिरिंज घुसा के मारने के बाद ह्योबम से बोलती है मैंने रास्ता साफ कर दिया है, अब तुम्हारी बारी है मुझे इनोसेंट प्रूफ करने की। बैक टू प्रेजेंट जायचन अपने सपने में देखता है कि होंगजू बेहोश होकर गिरी हुई है और वो सीरियल किलर उसे मारने ही वाली है। अब सपने से जागने के बाद जायचन फू टेक से बोलता है कि मैंने सपने में देखा होंगजू की डेथ कोई माउंटेन नहीं बल्कि ह्योबम के ऑफिस के छत में होने वाली है। और इसे सुनने के बाद वो दोनों ह्योबम के ऑफिस की तरफ निकल जाते हैं, बट छत के ऊपर वो सीरियल किलर होंगजू के गले में वैसे ही सिरिंज लगा देती है, जहाँ पे ह्योबम भी उसी के साथ मिला हुआ है, और वो उसे रिप्लाई देता है थैंक यू बट अब तुम्हें मरना होगा। इसे सुनने के बाद वो सीरियल किलर बोलती है मैं पुलिस को सब सच सच बता दूंगी, लेकिन ह्योबम रिप्लाई देता है मैं स्टेटमेंट दूंगा कि तुमने होंगजू को मारने की कोशिश की और उसे बचाने के लिए मैंने तुम्हें छत से धक्का दे दिया। वैसे भी तुम्हारे बातों को कौन भरोसा करेगा, क्योंकि मैं एक प्रोसिक्यूटर हूँ। अब छत में फू टेक एंड जायचन आके देखते हैं कि ह्योबम एंड होंगजू छत में बेहोश हैं और वो सीरियल किलर छत से गिर के मर चुकी है, जिसके बाद उन्हें एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। बट जब ह्योबम सुनता है कि होंगजू जिंदा है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरीके से बदल जाते हैं। लेकिन उसकी किस्मत काफी अच्छी थी कि होंगजू को उस इंसिडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं। मीनवाइल किसी के सपने में हमें दिखाया जाता है कि कोर्ट में फू टेक बोल रहा है उसे कलर ब्लाइंडनेस है, जिसके बाद उसकी हैट नीचे गिर जाती है और ह्योबम वहां पे हंस रहा होता है, और ये सपना किसी और का नहीं बल्कि फू टेक का होता है, जो जागने के बाद बोलता है कि मैंने सब गड़बड़ कर दी। देन उसके अगले दिन ह्योबम के केस की शुरुआत होती है, जहाँ पे जायचन फू टेक से पूछता है कि उस किलर के पास कौन से कलर की अम्ब्रेला थी, जिसकी रिप्लाई में फू टेक बोलता है कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, साथ में इस टेस्टिमोनी के बाद मैं पुलिस ऑफिसर से रिजाइन करने वाला हूँ। और आपके इन्फो के लिए बता दूं कि जिनकी आई प्रॉब्लम्स होती है वो पुलिस में काम नहीं कर सकते। अब ड्रामा में वापस आता है, जहाँ पे ह्योबम और उसके वकील हंस रहे होते हैं कि फू टेक बोलता है मुझे कलर ब्लाइंडनेस तो है, लेकिन मेरी सेंसिंग एबिलिटीज नॉर्मल पर्सन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, जिसके बाद वो उस अम्ब्रेला को आइडेंटिफाई कर देता है और ये प्रूफ होता है कि ह्योबम गिल्टी है। अब गिल्टी प्रूफ होने के बाद ह्योबम कोरिया से भागने के चक्कर में है, बट चीफ चोई उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने कार से उनकी एक्सीडेंट करके वहाँ से चला जाता है, जिसके तुरंत ही बाद जायचन वहाँ के चीफ चोई को पकड़ कर रोता है, जहाँ पे चीफ चोई बोलते हैं कि फाइनली मैंने कर्ज चुका दिया है, और वो जायचन को रोता हुआ देख बोलते हैं कि तुम्हारी आंखों में आंसू सूट नहीं करते क्योंकि तुम मेरे चीफ के बेटे हो। और इस आखिरी सेंटेंस के साथ चीफ चोई हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर देते हैं। 그래요.
सोचेंगे माधुरी जी। अब ड्रामा में थोड़ा सा टाइम स्किप होता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि पुलिस ने ह्यूबम को अरेस्ट कर लिया है और उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मीनवाइल फूटैक के बियर्ड आ चुके हैं और वो घर बैठे कॉमिक्स रीड कर रहा होता है कि होंगजू एंड जाइचन आके फूटैक को उनके वेडिंग के लिए इनवाइट करते हैं। देन उसकी अगले दिन जाइचन एंड होंगजू की वेडिंग होती है जहाँ पे जाइचन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ मरने तक भी नहीं छोड़ूंगा। और हर एक के ड्रामा की तरह ये भी एक किस के साथ हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो ड्रामा को कंप्लीट करने के बाद मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि बाय सुजी एंड ली जोंग सुक को सच में यार रियल लाइफ में डेटिंग करनी चाहिए क्योंकि वो दोनों एक परफेक्ट कपल हैं। आपकी इसमें क्या राय है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस बार एम रखते हैं 250 लाइक्स का। So smash that like, but no, demolish that f***ing like button. साथ में चैनल पे नए हो तो उस लाल वाले बटन को दबा के हमें सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि मैं ऐसे ही ड्रामा से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। देन मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।